गुड आफ्टरनून एवरीवन। उड़ान द लर्निंग जोन के सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पटवारी की सीरीज़ मैथ में चल रही है और लगभग ये 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। मेंसुरेशन और मेंसुरेशन के बाद हमारे पास लगभग कंप्लीट ही माना जाएगा, क्योंकि एक डाटा इंटरप्रिटेशन है जो आपको बताएंगे। फ़िलहाल वो पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। डाटा इंटरप्रिटेशन और मेंसुरेशन ये दो है और ज्योमेट्री हमारी चल रही है। बाकी सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। साथ ही गाइस, यदि आप किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और आपको डाउट ज़रूर बताया जाएगा। साथ ही साथ यदि नए स्टूडेंट, नए एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं पटवारी के इस चैनल के साथ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और शेयर कर देंगे। बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जितने भी पटवारी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों के समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। और इस अपडेट को प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ज्योमेट्री की क्लास 4th होगी और इस 4th क्लास में आज हम क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज से संबंधित जितने भी प्रश्न, जितने भी कंसेप्ट होंगे, पहले हम सीखेंगे, क्लियर करेंगे और देन फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये चतुर्भुज है क्या? तो याद रखेंगे कि यदि आपको पता हो कि 4 बिंदुओं से मिलकर ही चतुर्भुज बनता है। कितने बिंदुओं से माय डियर? 4 भुजाओं से मिलकर चतुर्भुज बनता है। और ये 4 बिंदु कैसे होने चाहिए? तो याद रखिए कि चारों बिंदु कैसे होने चाहिए? आसन रेख। कैसे होने चाहिए? आसन रेख, यानी एक ही रेखा पर ये चारों ही बिंदु नहीं होना चाहिए। यानी ये इनका मैं नाम दूं ABCD, तो याद रखेंगे कि ये हमारे क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। ये चारों बिंदु क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। यदि ये चतुर्भुज बनता है तो ये चारों ही पॉइंट इसके क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे, या वर्टेक्स इंग्लिश में बोला जाए। चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है कि याद रखेंगे ये कोण आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे माय डियर? कोण 1 जो होगा, कोण 2, ये कैसे कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। ये मैं बता रखा हूँ, ये पहले से हम पढ़ रखे हैं। ये आसन्न कोण है, ये क्या है? हमारा आसन्न कोण है। साथ ही ए भुजा और ये भुजा, यानी मैं ये कहूँ कि ABBC कैसी भुजाएं? आसन्न भुजाएं। क्या है माय डियर? आसन्न भुजाएं। साथ ही साथ मैं कहूँ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी कोण A प्लस कोण B, कोण C, कोण D, यदि इनका योग किया जाए तो कितना होगा? तो याद रखें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इतनी बात यदि आप चतुर्भुज की याद रखेंगे तो देन आगे जब मैं चतुर्भुज के टाइप्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो याद रखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जो लगातार 2 कोण होते हैं उन्हें आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। 2 लगातार भुजाओं का एडजेसेंट साइड बोलते हैं या आसन्न भुजा बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये कोण कितने हों, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है और किसी पैटर्न पे नहीं है, तो इसलिए मैं इनके बारे में, कोणों के बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो ये तो हमारा हो गया चतुर्भुज के बारे में। अब आइए हम आपको चतुर्भुज के टाइप्स बताते हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और समझिए कि चतुर्भुज 2 टाइप के होते हैं, कि रेगुलर, एक इरेगुलर। एक नियमित होता है और एक अनियमित होता है। तो अभी जो हम बात करेंगे जितने भी ट्रायंगल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तो सभी के सभी हमारे वो कैसे होंगे? रेगुलर होंगे या नियमित होंगे। क्या होंगे माय डियर? रेगुलर होंगे या नियमित होंगे। याद रखेंगे ये जितने ही हम अभी डिस्कस करेंगे चतुर्भुजों को, वो सारे के सारे चतुर्भुज कैसे होंगे? नियमित चतुर्भुज होंगे। और एक होता है अनियमित, जिसकी हम चर्चा नहीं करते हैं, ना उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जितने भी हम अभी डिस्कस करेंगे चतुर्भुज, वो सभी के सभी आपके क्या होंगे? नियमित होंगे, रेगुलर होंगे। तो अब याद रखें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटर। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में पहला हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ते हैं माय डियर? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, तो इसके पहले हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी यदि आपको समझ आ जाएगी तो आपको डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजा जो होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समान व समांतर होती हैं। समान व समांतर होती हैं। क्लियर? यानी आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती हैं, तब मैं इसके आधार पर अपना चतुर्भुज बना लूं और कुछ इस प्रकार का हमारा ये समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर? यानी ये हमारा क्या बन गया? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी एंड डी। यानी ये भुजा इसके बराबर भी होगी और ये इसके समांतर भी होगी। और समांतर की डेफिनेशन मैं बता रखा हूँ प्रीवियस वीडियो में जब ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। साथ ही साथ ये भुजा इसके समान भी होगी और क्या होगी? समांतर होगी। ये साइन होता है समांतर की यानी पैरेललोग्राम का ये साइन होता है, समांतर का ये क्या होता है? साइन होता है। यानी मैं कहूँ कि ए बी समांतर है सी डी के, तो आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही चतुर्भुज को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सभी जानते हैं और बताने की कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे ए बी जो है बराबर होगा सी डी की। ये दोनों ही कंडीशन यदि फॉलो होती है तो देन ये कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ये तो बात हो गई आपकी इसकी भुजाओं की। साथ ही साथ आप याद रखें कि जब भी कोई भी चतुर्भुज हो उसमें पूछा क्या जाता है, प्रश्न में पूछा क्या जाता है। तो याद रखें जितने भी 2D शेप के होते हैं या जितने भी 2D आकृति होती हैं, सभी के सभी उसमें दो ही चीज़ पूछी जाती है। पहला परिमाप या पेरीमीटर, और दूसरा क्या पूछा जाता है? क्षेत्रफल। क्या पूछा जाता है माय डियर? क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे कि जब भी 2D आकृति होगी, कोई भी 2D आकृति हो, चाहे वृत्त की हो, चाहे चतुर्भुज की हो, चाहे त्रिभुज की हो, उसमें दो ही चीज़ पूछा जाएगा आपसे। या तो आपसे परिमाप पूछ रखा होगा या तो आपसे वो क्षेत्रफल पूछ रखा होगा या तो इनमें कंपेयर करा रखा होगा। मतलब कहने का मतलब अल्टीमेट क्या हो गया कि दोनों में से कोई एक चीज़ पूछेगा या दोनों ही चीज़ पूछ सकता है। यानी याद रखें जितने भी 2D आकृति होंगी, जितने भी इनमें से सवाल बनेंगे वो दो ही चीज़ से बनेंगे, या तो उसमें परिमाप पूछ रखा होगा या तो उसमें क्षेत्रफल पूछ रखा होगा। तीसरा कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता इसमें, क्योंकि दो चीज़ में क्या पूछेगा अलग। 3 डायमेंशनल होता तो उसमें हाइट, गहराई आदि पूछ सकता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें या तो इसका परिमाप पूछ लेगा या तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो 2D आकृति में याद रखें दो ही चीज़ पूछी जाती है, या तो परिमाप या तो क्षेत्रफल। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, तो उसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि जब नॉर्मली चतुर्भुज होगा, कैसा चतुर्भुज? नॉर्मली, उसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा रहेगा कि ये समांतर है कि वर्ग है कि आयत है कि समलंब है। इनमें से कोई भी चतुर्भुज यदि नाम नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ चतुर्भुज बोला है, तो उसका यदि क्षेत्रफल पूछे यानी एरिया निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे एरिया? जैसा मैंने कहा कि दो ही चीज़ पूछा जाता है, तो याद रखेंगे जब इसकी एरिया निकालेंगे तो 1/2, और मैं कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज बनाने का प्रयास करता हूँ। मान के चलिए ऐसा कुछ चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ऐसा कुछ चतुर्भुज है। इसके बारे में कुछ भी आपको पता नहीं है कि कैसा चतुर्भुज है,
तो इसको आप इमेजिन मैंने किया कि इस प्रकार का बना होगा, तो और इसका क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करेंगे, 1/2, और आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक विकर्ण डाल सकते हैं BD, तो 1/2 विकर्ण BD इंटू इसमें इस शीर्ष से एक लंब डालना और इस विकर्ण पे इस शीर्ष से एक लंब डालना, ये आपका हो जाएगा AE और ये हो जाएगा CF। तो ये आपका हो जाएगा AE प्लस CF। तो इस प्रकार से इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी इसको क्या कहेंगे कि 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग का गुणनफल के बराबर क्या होता है आपका क्षेत्रफल, किसका, नॉर्मली चतुर्भुज का। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। यानी नॉर्मली चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल पूछ रखा हो तो आप क्या करेंगे, 1/2 गुणे विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण, BD हो सकता है, AC हो सकता है, कोई भी एक विकर्ण हो। विकर्ण दिया ही रहेगा आपको, ना दिया रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा कि आपको वो बना लेंगे आप। तो एक विकर्ण होगा गुणे इस विकर्ण पर यहाँ से लंब डाले गए होंगे, और तो उन दोनों लंबों का योगफल गुणे विकर्ण इंटू 1/2। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। परिमाप कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है परिमाप का मतलब पूरा माप, मतलब ये सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो वह आपका क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। आई होप कि ये बात अब आपकी क्लियर हो गई। तो अब आते हैं हम समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो जैसा मैंने कहा कि समांतर चतुर्भुज के बारे में दो ही चीज़ पूछेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा, या तो आपसे परिमाप पूछेगा, या तो आपसे फिर क्या पूछेगा, क्षेत्रफल। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले हम इसके बारे में कि कैसे कैसे इसका परिमाप निकालेंगे और कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको पता है कि कोण A और कोण B कैसे कोण है, एडजेसेंट एंगल है। कोण B और कोण D कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। समांतर चतुर्भुज की दूसरी डेफिनेशन होती है, एक तो ये प्रॉपर्टी है, दूसरा क्या है, विपरीत कोण बराबर होते हैं। साथ ही ये भी रखेंगे, समान व समांतर भुजाएं होती हैं और कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। यानी मैं कह दूं कि कोण A जो होगा कोण C के बराबर होगा, और साथ ही साथ कोण जो B होगा वो बराबर होगा कोण D के। ये सारी प्रॉपर्टी है माय डियर, कि आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ ही एक बात और समझेंगे कि कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश भी होगा। यानी एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा यहाँ पास कितने डिग्री का होगा, 180 अंश का होगा। इसके साथ ही यदि बिंदु D से एक लंब डाला जाए, बिंदु D से एक हम क्या करें, लंब डाल दें, किस पे, AB पर बिंदु, ये नाम दे दीजिए, मान के चलिए E है ये। तो अब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल और परिमाप कैसे, तो परिमाप तो आपको पता है कि पूरा माप होता है, परिमाप यानी पैरामीटर क्या होगा, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ये होगा। लेकिन आपको पता है कि AB जो है CD के बराबर है, BC जो है तो AD के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू AB प्लस BC, ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू AB प्लस BC। तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप। या मैं ऐसे कह दूं कि ये यदि L है और ये क्या है, B है, तो इसको और भी लिखा जा सकता है 2 इंटू L प्लस B। क्लियर। यानी समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा क्या होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यानी ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, आपकी चौड़ाई हो गई। तो ये परिमाप हो गया किसका, समांतर चतुर्भुज का। यानी आपको पता है कि यहाँ से परिमाप का मैंने बताया कि पूरा माप, कंप्लीट सम। तो यदि इसको कंप्लीट करेंगे तो इतना आएगा, और इसको इस तरह लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा दिया है क्यों। यदि ये इतना है तो यदि ये L लंबाई हो, ये B हो, तो ये आपका बन जाएगा। अब आप देखिए क्षेत्रफल, क्या देखना मेरे डियर, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, यदि इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई करेंगे। तो आधार गुणे
ऊंचाई। आधार गुणे क्या करेंगे माय डियर, ऊंचाई। तो आधार आपका क्या है AB और ऊंचाई क्या है आपकी DE। तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, यानी इसका जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है आपका AB आधार हो गया, ऊंचाई क्या हो गया D। साथ ही साथ माय डियर एक बात और इसमें आप याद रखेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। पर जरूरी नहीं कि ये समकोण पर समद्विभाजित करे और साथ ही साथ ये भी जरूरी नहीं कि ये विकर्ण आपस में बराबर ही हो। यानी मैं कहूँ कि AC जो है, AC जो होगा आपका AC डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, BD होगा। और जो ये पॉइंट होगा आपका O, ये पॉइंट O जो है यानी AO जो होगा वो आपका OC के बराबर होगा और जो BO होगा आपको OD के बराबर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ ये दो चीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देख ले। तो विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, 90 डिग्री पर विभाजित करें, ये जरूरी नहीं विकर्ण बराबर हों, कोई बात नहीं, यानी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन ये समद्विभाजित करते हैं इस पॉइंट में, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। और एक बात और याद रखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के जो ये विकर्ण है AC, ये दो समान सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है, यानी ये त्रिभुज इसके एकदम क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। यानी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो दो समान त्रिभुजों में विभाजित होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है तो अपने आप को दो समान त्रिभुजों में डिवाइड करता है। तो इतनी बात आप नोट कर रखेंगे, किसके बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में। वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आइए अगला देखते हैं रेक्टेंगल यानी आयत। अब आयत के बारे में हम सीखते हैं कि आयत किस किस तरह से काम करता है और इसके कैसे कैसे जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आयत की याद रखेंगे माय डियर कि AB जो होगा वो इक्वल होगा आपके CD के, और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि AB समांतर होगा CD के। ये तो और दूसरा क्या होगा, ये तो पिछली बार भी हो रहा था हमारे समांतर में भी। तो साथ ही साथ इसको इस तरह भी और भी इसके बारे में जान लेंगे कि BC जो है तो AD के इक्वल होगा और साथ ही साथ BC जो होगा पैरेलल होगा AD का। तीसरा ये है कि इसका जो विकर्ण होगा AC, इसका माय डियर याद रखेंगे, विकर्ण जो होगा हमारा AC, यानी AC जो होगा इक्वल होगा किसके, BD के। तो इस बार क्या है, विकर्ण आयत में क्या है, विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखेंगे माय डियर, विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी AC जो होगा BD के बराबर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री का होता है। तो याद रखेंगे कि जो आयत होगा उसके चारों ही कोण कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के कोण बनेंगे। आपस में ये इक्वल भी होंगे, ये विकर्ण भी आपस में इक्वल होंगे और साथ ही साथ ये समद्विभाजित भी होंगे आपस में। यानी ये पॉइंट यदि O है तो ये भुजा इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर होगा और साथ ही साथ AC BD के भी बराबर होगा और प्रत्येक ये वाले कोण इसके कितने डिग्री के बनेंगे माय डियर, 90 डिग्री के। तो आई होप कि इसकी प्रॉपर्टी अब आपको समझ पाए होंगे कि किसी भी आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, साथ ही साथ ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये इसके समांतर और ये भी इसके समांतर होता है। अब आइए इसका पूछा क्या किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी 2D आकृति होगी इसमें दो ही चीज़ पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है परिमाप, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर, और दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एरिया।
तो 2D जहाँ भी आकृति होगी उसमें दो ही चीज़ पूछी जाएगी। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? पूरा माप। अब पूरा माप का मतलब इसका योग, इसका योग, इसका योग, इसका योग। तो वही पिछले जैसे कंसेप्ट बन गया कि ये तो बराबर है, तो ये 2 बार हो जाएगा, ये बराबर, ये इसका, तो ये भी 2 बराबर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 इंटू AB प्लस DC, AB प्लस DC, सॉरी AB प्लस BC। या इसी को मैं ऐसे कह सकता हूँ 2 इंटू, यदि ये पूरी L लंबाई हो और इसकी B चौड़ाई हो तो 2 इंटू L प्लस B। तो आप देख रहे होंगे कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी इसी तरह से निकल के आया था और आयत का भी परिमाप इसी तरीके से निकल के आया। अब देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या था? आधार गुणे ऊंचाई था, और इसका आधार गुणे ऊंचाई इसका भी होगा। तो आधार क्या है? AB है, तो आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई क्या है? माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि यही तो ऊंचाई है। ऊंचाई का मतलब क्या था? 90 डिग्री। आपको याद हो कि जब मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया था तो उसमें क्या किया था मैंने? एक पैरेललोग्राम जब मैंने बनाया तो उसमें मैंने क्या किया था, थोड़ा सा 1 मिनट माय डियर, ये मैं यहाँ पास बनाता हूँ एक पैरेललोग्राम। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका मान के चलिए, ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। तो मैंने क्या किया था, यहाँ शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक लंब डाला था, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक लंब डाला था। लंब का मतलब 90 डिग्री। तो ये तो पहले से ही 90 डिग्री है, तो यही इसकी हाइट होगी, यही इसकी चौड़ाई भी होगी। तो मैं इसलिए कह देता हूँ कि इसकी आपको ऊंचाई ना कह के, लंबाई ना कह के, मैं इसको क्या कह देता हूँ? चौड़ाई। तो जब भी आप निकाल रहे होंगे आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई। या आधार क्या है? आधार यही है, लंबाई है, तो आधार को हम क्या कह देते हैं? लंबाई। तो इसका जो फार्मूला निकल के आ जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वो इसी वजह से निकल के आता है क्योंकि आधार AB है और AB को मैं लंबाई मानता हूँ L, इसलिए लंबाई लिख दिया। और चूंकि ये ऊंचाई है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ये है, ऊंचाई यही है, तो यही ऊंचाई है और यही चौड़ाई है, इसलिए मैं इसके क्षेत्रफल में जब लिखता हूँ, इसका फार्मूला जब जनरेट किया जाता है तो इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया जाता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आयत का जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप निकालना होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और परिमाप जब समांतर चतुर्भुज का निकाल रखे होंगे तो यही इसकी भी परिमाप होगा, लेकिन वहाँ जो होगा क्षेत्रफल वो आधार गुणे ऊंचाई होगा, क्योंकि वहाँ जो है ना तो 90 डिग्री नहीं बनता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं बनता है, इसलिए वहाँ स्पेशल केस बन जाता है और वहाँ एक लंब डाला जाता है और वहाँ हाइट अपने को फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट। आइए अगला देखते हैं क्वाड्रिलेटरल समचतुर्भुज यानी रोम्बस। आइए रोम्बस के बारे में समझते हैं। तो एक हम फिगर बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, और इस डायग्राम को आप समझिएगा कि हमारा क्या है? रोम्बस है। यानी ये ABCD नाम दे देता हूँ। अब इसकी मैं प्रॉपर्टी समझता हूँ कि प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या इसके गुण हैं। तो याद रखेंगे पहला क्वालिटी ये तो आप समझिएगा कि AB जो होगा, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू A, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर? यानी याद रखेंगे पहला कंसेप्ट है कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर है। यदि इसकी भुजा A हो तो ये सभी भुजाएं AA होंगी। दूसरा इसका कंसेप्ट है कि AC डज नॉट इक्वल्स टू BD, यानी ये इसका विकर्ण AC जो होगा वह BD के बराबर नहीं होगा, यानी ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये इनके समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं? समद्विभाजित, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और साथ ही ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। किस डिग्री, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यानी ये जो विकर्ण होंगे कितने डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं? 90 डिग्री पर। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी AC डज नॉट इक्वल्स टू BD बट
ये पॉइंट यदि O हो तो आप ये कहेंगे कि AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD, ये आपस में बराबर होंगे। और समचतुर्भुज जो है वर्ग नहीं हो सकता, जबकि वर्ग आल्सो समचतुर्भुज, यानी वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है। तो इतनी बात याद रखेंगे, ये कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण आपका नहीं बनेगा। साथ ही ये D1 है, AC विकर्ण है, AC क्या है विकर्ण है, और BD क्या है विकर्ण है। तो इनका यदि मैं नाम D1 एंड D2 दे दूं तो इनका एक कंसेप्ट निकल के आता है। तो ये D1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है D2 है। अब जैसा मैंने कहा इसमें दो ही चीज़ पूछा जाएगा, एक तो पैरीमीटर पूछा जाएगा और दूसरा क्या क्षेत्रफल। तो जब आपसे जो पैरीमीटर पूछेगा यानी पूछा जाएगा परिमाप, क्या पूछा जाएगा माय डियर परिमाप। तो परिमाप क्या निकालेंगे, चारों सभी भुजाओं का योग, तो चारों भुजाएं यानी यही परिमाप होगा, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो 4 गुणे भुजा कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा परिमाप। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के साथ विभाजित, ये एक दूसरे के साथ विभाजित और ये 90 डिग्री पर विभाजित है। तो ये और ये और ये और ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी चारों ही आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। और जब इक्वल होंगे तो इसको हम दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें फिर गुणे 4 कर दें, या हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें गुणे 2 कर दें। ये तरीका है एक तो हमारा। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप ऐसा समझें कि आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ से हमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इसके थ्रू चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे माय डियर, आप ध्यान देंगे कि एक समचतुर्भुज जो है, इस सिर्फ त्रिभुज की यदि मैं बात करूं, इस त्रिभुज बस की, तो ये क्या है 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, मतलब ये और ये एक दूसरे के लंबवत होंगे और ये कर्ण होगा आपका। यानी मैं इसको अलग से निकाल के बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा ये त्रिभुज। और आपको पता हो कि मैंने बताया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि यदि एक समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी ये आधार होगा, आधार आपका, और गुणे ये वाली ऊंचाई होगी। तो हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मतलब इस त्रिभुज के यदि मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो इसी त्रिभुज के बिहार पे हम निकाल सकते हैं। और ये चूंकि ये और ये इक्वल है तो ये निकल आया, तो इसी का 4 गुना करेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। मैं आपको फार्मूला जनरेट करना सिखा रहा हूँ कि आखिर ये जो क्षेत्रफल निकालने का समचतुर्भुज का जो फार्मूला बना वो कैसे बना। तो आइए मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि यदि ये 90 डिग्री पे डिवाइड करता है, समद्विभाजित करता है, तो ये 90 डिग्री होगा, यानी इसका क्षेत्रफल निकालूं तो मैं कहूँगा कि आधार, तो इनमें से या तो मैं इसको आधार मानूं या तो इसको आधार मानाऊं। तो ये आधार बनेगा तो ये हाइट बनेगा, ये आधार बनेगा तो ये हाइट बनेगा। आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है D1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है D2 है। तो ये चूँकि समद्विभाजित करते हैं तो ये पूरा D2 है, तो यह इतना कितना होगा D2/2 होगा, यानी D2 हाफ होगा, D2 क्या होगा हाफ होगा, और इसी तरह ये D1 क्या होगा हाफ होगा। तो मैं ये कहूँगा कि यदि इसका एरिया निकालना हो, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 D2 यानी D1 इंटू D2/2 यही होगा क्षेत्रफल। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ यही होगा, क्योंकि ये D1 हाफ है और ये D2 हाफ है, और इंटू 1/2, तो इतने का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन ये 4 है, 1 2 3 4 टोटल, इसका 4 गुना कर दूं तो कंप्लीट क्षेत्रफल निकल आएगा। इसको आगे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 1/2 गुणे ये यहाँ से यहाँ गुणा हो रहा होगा, तो ये D1 इंटू D2/4 हो रहा होगा, और इंटू 4 से 4 कैंसिल हो रहा होगा, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जनरेट हो जाता है हमारा फिर क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 D1 इंटू D2, और हम रटे जा रहे हैं।
माय डियर, एक बार आप लॉजिक लगाइए और कंसेप्ट पे फोकस रखिए। आपको हर फार्मूले याद भी नहीं करना होगा, आपको पता है कि कहाँ से जनरेट होता है, कैसे होता है। फिर जब आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो फिर ये कुछ करना ही नहीं पड़ता, बड़ा आसान हो जाएगा कि इसके इससे गुणा करना है। यदि ये पता है तो इसका हाफ, ये पता है इसका हाफ, इन दोनों गुणा करके और उसका 1/2 कर देना है और इंटू 4 कर देना है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो ये था हमारा पैरामीटर और ये था हमारा क्षेत्रफल। इसका एक कंसेप्ट और बनता है माय डियर कि किसी भी समचतुर्भुज में, कोई भी समचतुर्भुज हो, बशर्ते वो समचतुर्भुज ही होना चाहिए, तो उनके विकर्णों का वर्ग, उनके विकर्णों का जो वर्ग होता है वो इक्वल होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये भी प्रॉपर तरीके से जनरेट किया गया है। जिस प्रकार मैंने आपको इसको सॉल्व करके दिखाया, ये भी इसी प्रकार बनता है। ये बहुत वेरीफाई है, कोई इसमें इशू नहीं है। यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल इस समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों के योगफल के आपस में बराबर होते हैं। यानी विकर्णों के वर्गों का योगफल और इस समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल। अब आपको पता है कि ये भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो 4 गुणे भुजा का वर्ग, सो आंसर। यहाँ से आप आसानी से अपनी साइड निकाल सकते हैं। यदि आपको भुजा निकालना हो, विकर्ण दिया हो, तो आप यहाँ से आसानी से भुजा निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आइए अगला जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कौन है स्क्वायर यानी वर्ग। तो आइए पहले वर्ग के बारे में जान लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, और फिर इसका फार्मूला देखते हैं, यानी क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहला कंसेप्ट याद रखेंगे, ए बी सी डी नाम दे देता हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है इसकी कि सभी साइड बराबर होती है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये आपस में सभी भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साथ ही साथ दूसरी बात इसमें और भी आपको याद रखना कि ए बी पैरेलल बी सी पैरेलल सी डी, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये सभी समांतर होते हैं। तो इसको ऐसा ना करके हम ऐसे लिख दें कि ए बी समांतर सी डी, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा ऐसा लिखना, ए बी समांतर सी डी एंड ए डी समांतर बी सी, समांतर भी होती है। साथ ही साथ डियर याद रखेंगे ए सी इक्वल्स टू बी डी आल्सो, यानी थर्ड है इसका विकर्ण ए सी जो है बराबर होगा बी डी के। साथ ही साथ इस पॉइंट बिंदु ओ पे ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेंगे। कितनी डिग्री पे समद्विभाजित करेंगे, 90 डिग्री में। यानी ये पॉइंट ओ हो तो पॉइंट नंबर 4 आप याद रखेंगे कि ए ओ जो होगा बराबर होगा ओ सी के, साथ ही साथ बी ओ जो होगा बराबर होगा ओ डी के। और याद रखेंगे एट 90 डिग्री बाइसेक्ट, यानी ये कहाँ पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ कहाँ कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। यानी ये पॉइंट ओ जो होगा, एंगल ओ होगा, वो कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री, सभी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसा लिखना गलत है, बस इतना आप समझिए कि इस बिंदु पर 90 डिग्री बन रहा है। और भुजाएं सभी इक्वल होती हैं, विकर्ण इक्वल होते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, और ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये था हमारा किसका, स्क्वायर के प्रॉपर्टी। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत यूज टू होते हैं। यानी ये ए भुजा है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आइए इसके हम परिमाप और क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट है कि परिमाप कैसे निकाला जाए। तो परिमाप, जैसा कि आपको पता है पैरामीटर क्या हो, सभी भुजाओं का योग, तो 4 गुणे ए लिख देंगे। ए मतलब भुजा,
ए मतलब भुजा। तो ये परिमाप निकल जाएगा। जो समचतुर्भुज का परिमाप होता है वही वर्ग का भी परिमाप का फार्मूला होता है, लेकिन क्षेत्रफल में यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। जैसा मैंने पिछली बार आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया, उसी तरीके से आप इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नो इशू। क्योंकि यदि ये AC D1 है तो ये आपस में इक्वल है, तो ये भी कितना होगा, D1 ही होगा। यानी पूरी ये D1 ये भी D1। तो आप उसी प्रकार से जब इसका क्षेत्रफल निकाल रखे होंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या बनेगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार ये होगा, चाहे ये बनाइए आप जो भी बनाएंगे, तो आधार गुणे ऊंचाई बनाएंगे, यानी यदि जो भी होगा तो D2 और ये भी क्या होगा आपका, वो सेम ही है। ये जितनी लंबाई उतनी लंबाई, तो जितनी ये उतनी ये भी लंबाई, यानी ये और ये आपस में बराबर। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ D/2 इंटू D/2, D/2 इंटू D/2 और इंटू क्या बनाएंगे 4, क्योंकि ये 1 है, इसी प्रकार 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से निकालेंगे 1/2 इंटू, ये सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 से 4 कैंसिल, ये कितना बन रहा होगा, D का स्क्वायर, D का स्क्वायर। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया, एक मिनट गाइस। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप आप ये समझिए कि ये तो हमने विकर्ण के अंदर से निकाल लिया क्षेत्रफल, यानी इसके अंदर के माध्यम से, यानी विकर्णों के माध्यम से। और इधर क्या है कि ये जो निकल के आया आपका एरिया, यानी क्षेत्रफल, यानी D का स्क्वायर बाई 2, ये जो निकल के आएगा वो भुजा के स्क्वायर के इक्वल ही होगा, भुजा के स्क्वायर के इक्वल ही होगा माय डियर। इसलिए चाहे आप इस भुजा का स्क्वायर कर दिए तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, चाहे विकर्ण का स्क्वायर का, किसी भी एक विकर्ण का स्क्वायर करके हाफ कर दीजिए तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से याद रखेंगे, ये भी एक क्षेत्रफल का सूत्र है आपका और ये भी क्षेत्रफल का सूत्र है किसके, वर्ग के। और परिमाप का आपने देख ही लिया। साथ ही साथ इसका विकर्ण यदि आपसे निकालने के लिए बोले माय डियर, विकर्ण, एक चीज़ मैंने सभी को बताना थोड़ा सा मिस कर दिया है कि 2D में विकर्ण भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकलेगा, यही तो विकर्ण कहलाएगा आपका, ये विकर्ण कहलाएगा। तो आपको पता है ये A है और ये भी A है और ये 90 डिग्री पे कोण बनेंगे। ये याद रखिए। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि कोण A B C और D प्रत्येक कितने के होंगे, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। यदि ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो आपको इसकी भुजा निकालनी हो, यानी विकर्ण निकालना हो, विकर्ण निकालने तो इसको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, इस भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग। यानी मैं कहूँगा कि D1 का स्क्वायर, ये मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पास, T1 का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे चूँकि विकर्ण D होना चाहिए, स्क्वायर थोड़ी, तो D स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ A स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि D इक्वल्स टू √2A स्क्वायर, और इसको निकाल रहा हूँ तो A√2। तो याद रखें कि वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, A√2। तो डायरेक्टली यहाँ पुट करके आप आंसर भी अपना ला सकते हैं। इसी तरह समचतुर्भुज में भी निकाल सकते हैं, आयत में निकाल सकते हैं, और जिसमें आपसे ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा उसमें आप निकाल सकते हैं उसके विकर्ण को। यानी आयत में, वर्ग में आप क्या निकाल सकते हैं, अपना डायगोनल निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे अब। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अगला कंसेप्ट देखते हैं। कौन सा चतुर्भुज है हमारा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि कोई भी ऐसी दो समांतर रेखाएं तथा दो असमांतर रेखाएं आपस में मिलकर जिस चतुर्भुज का निर्माण करेंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, समलंब चतुर्भुज। कहने का मतलब हो गया कि दूसरी भाषा में बोलूं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। दो भुजाएं कैसे हो माय डियर, समांतर हो।
यानी ए बी सी डी ऐसे मैं लिख दूं तो ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समांतर है। प्रॉपर्टी है इसकी कि ए बी जो है पैरेलल है आपकी सी डी के। यानी ध्यान रखेंगे कि समलंब चतुर्भुज की कंडीशन है कि दो भुजाएं आपस में क्या हों, समांतर हों तथा दो भुजाएं असमांतर हों। तो ये इस प्रकार का जो चतुर्भुज बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, समलंब चतुर्भुज। क्लियर। साथ ही साथ इसमें एक यदि लंब डाल दिया जाए इस प्रकार तो ये हमारा h हो जाएगा हाइट। ये क्या हो जाएगा माय डियर, हाइट। बस इसमें इतनी सी प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है इसका। और साथ ध्यान रखें कि कोण ए और कोण डी का सम 180 होगा, इसका और इसका कोण का सम 180 होगा क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल है। क्लियर। अब दो एडजेसेंट एंगल हमेशा 180 अंश का कोण बनाते हैं। आगे बात करते हैं, यदि इसका परिमाप निकाला जाए तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि परिमाप समस्त भुजाओं का योग होना चाहिए। यानी ये L हो, ये आपकी B हो, ये C हो और ये आपकी D हो। तो जो परिमाप होगा वो L प्लस C प्लस B प्लस D होगा क्योंकि ये सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। तो ये परिमाप हो जाएगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए आपसे कि क्षेत्रफल बताइए, एरिया क्या होगा, तो एरिया आपको पता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है आपकी ए बी है तो 1/2 ए बी, सॉरी 1/2। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्षेत्रफल निकालते समय। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस सी डी का योग। जब भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे माय डियर, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। क्या याद रखना होगा कि समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी धन सी डी और इनटू ऊंचाई यानी हाइट। जो हमने हाइट डाल रखी है ये हाइट। तो इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो याद रखेंगे समलंब चतुर्भुज के लिए कि जब भी इसका परिमाप पूछे तो अलग अलग भुजाएं दे रखी होंगी, इनका योग करेंगे तो परिमाप मिलेगा। और यदि क्षेत्रफल बोल दिया तो ध्यान रखेंगे तो समांतर भुजाओं का योग गुणे हाइट, गुणे हाइट यानी ऊंचाई। इस तरह करेंगे तो इसका हमारा क्षेत्रफल मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे जितने भी चतुर्भुज के बनते थे, सारे चतुर्भुज के रेगुलर चतुर्भुज के हमने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जिनके बारे में कुछ एक मिड पॉइंट थ्योरम है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं और देन इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और आज के बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल के जितने भी बनते थे कंसेप्ट मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद भी यदि किसी को डाउट होता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, एनी डाउट एनी क्वेश्चन। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए तो एक थ्योरम है, इसको भी डिस्कस कर दो माय डियर, क्योंकि ये एक ट्रायंगल का ही है और ये छूटा जा रहा था तो इसको मैं क्लियर कर दूँ। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि मान के चलिए कोई ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये कोई आपका ट्रायंगल है और भुजा ए बी और ए सी के मिड पॉइंट आपके क्रम से क्या हैं, रिस्पेक्टिवली ई एंड एफ है। क्या है माय डियर, ई एंड एफ है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, जैसा कि नाम ही है मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, तो ए बी का मिड पॉइंट ई एंड ए सी का मिड पॉइंट एफ। यदि ये मिड पॉइंट है तो ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम कि इस प्रकार से ये जो ई एफ होगा यानी ये आपके जो लाइन सेगमेंट होगा ई एफ, वो आपका क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के। याद रखेंगे यदि ये मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा यानी समांतर होगा। और साथ ही साथ जो ई एफ की लेंथ होगी, ई एफ की जो लेंथ होगी 1/2 बी सी के इक्वल होगी। तो याद रखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा इस भुजा का ये आधा होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं माय डियर। और ये ऐसा कंसेप्ट है कि आपको पता नहीं चल पाता कि क्या इसमें यूज़ करना है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा इस भुजा का ये हाफ होती है यानी ई एफ इक्वल्स टू 1/BC। यदि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी होती, क्वेश्चन कैसे बनता, यदि ये 12 सेंटीमीटर दे रखा होता है, बोलता है कि किसी त्रिभुज ABC में
त्रिभुज एबीसी में भुजा BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है तथा त्रिभुज AB व BC के E व F क्रमशः मध्य बिंदु है। तो हमें EF की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन का भाषा को समझने का प्रयास करेंगे माय डियर। क्वेश्चन क्या कहेगा कि किसी भी त्रिभुज ABC में भुजा BC 12 सेंटीमीटर है तथा AB व AC के मध्य बिंदु E व F है, तो भुजा EF की वैल्यू क्या होगी। तो आपको अब इतना बोलेगा तो आपको पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और ये लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, फिर ये मध्य बिंदु है तो इनको आप मिलाएंगे। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है तथा इसकी हाफ होती है, मतलब कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये भाषा को समझ पाए होंगे, और यदि ना भी समझ में आया तो इस कंसेप्ट को आप फॉलो करेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम आपसे आने लगेगी धीरे धीरे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है उसको भी हम क्लियर कर दें, फिर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। अब आइए हम आपको पॉलीगॉन्स के बारे में बात करते हैं, यानी बहुभुज के बारे में। माय डियर, अभी तक मैंने आपको कौन कौन से ट्रायंगल एंड चतुर्भुज यानी त्रिभुज एंड चतुर्भुज के बारे में हमने क्लियर कराया। अब ये क्या है बहुभुज। एक चीज़ और बताना है आपको कि कोई भी बंद आकृति कब बन सकती है, कम से कम 3 बिंदुओं से मिलकर ही हमारी एक बंद आकृति बन सकती है माय डियर। इसलिए जो सबसे रेगुलर पॉलीगॉन की सबसे जो मिनिमम भुजाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती है। इसीलिए सबसे जो रेगुलर पॉलीगॉन की सबसे कम भुजाएं वाले से मिलकर जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, त्रिभुज। त्रिभुज के बाद क्या होता है हमारा, चतुर्भुज। ये रेगुलर है, नियमित है। तो बहुभुज की सबसे कम भुजाओं वाली कौन सी आकृति होगी, यानी पॉलीगॉन से यानी बहुभुज में सबसे कम भुजा वाले कौन सी आकृति बनेगी, एक बंद आकृति कौन सी बनेगी, तो आप बताएंगे त्रिभुज बनेगी। फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षष्ठभुज, फिर सप्तभुज, फिर अष्टभुज, फिर नौभुज, फिर 10 भुज। ये इस प्रकार से बनते जाते हैं और आगे भी बन सकते हैं। लेकिन इनमें एक खास बात यह है कि इनकी जो भुजाएं होंगी वो सेम होंगी, समान आकृति की होगी, यानी भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, समबाहुभुज। क्या बोलेंगे माय डियर, समभुज। 2 तरीके से बहुभुज बनते हैं, एक समबाहुभुज और एक विषमबाहुभुज। विषमबाहुभुज में क्या होता है, कोई एक कोण 180 से ज़्यादा बन जाता है, 180 डिग्री से ज़्यादा बन जाता है, और उस केसेस में वो क्या हो जाता है, विषमबाहुभुज हो जाता है। अब उसके बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, और जो एक समबाहुभुज बनता है इसके प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट बनते हैं। तो आइए हम आपको समबाहुभुज के बारे में और भी डिटेल से ले चलते हैं। समबाहुभुज में आपसे क्या पूछे जाते हैं ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो समबाहुभुज में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें टोटल कोणों का योग कितना होगा, टोटल कोणों का योग कितना होगा, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन समबाहुभुज से बनता है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तीसरा इसमें कंसेप्ट बनता है कि इसमें विकर्ण कितने बन सकते हैं। चौथा कंसेप्ट बनता है कि इसमें जो है तो आपके एक कोण का मान कितना होगा। और चौथा एक कंसेप्ट बनता है इसमें कि टोटल कोण का योग कितना होगा, बाह्य कोण और अंतः कोण। इसमें 2 तरीके से कोण बनते हैं। आइए मैं कुछ आपको समझाता हूँ। सपोज दैट ये पंचभुज है माय डियर, ये मैंने एक भुज बना दिया, तो 1 2 3 4 5 ये पंचभुज हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। आपको ये समझना होगा कि सभी क्या है, साइड हमारी इक्वल है, तभी तो हम इसे समबाहुभुज बोलेंगे, समान भुजाएं। अब इसमें क्या है, इसमें पूछ देता है कि बताइए इसमें 2 तरीके से कोण बनते हैं। जैसे मैंने कहा 2 तरीके से कोण बनते हैं, तो एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण। तो एक इसको आगे बढ़ाया जाए तो एक ये कोण बनेगा, इसको आगे बढ़ाया जाए तो एक ये कोण बनेगा, इसको भी आगे बढ़ाया जाए तो ये कोण बनेगा, इसको बढ़ाया जाए तो ये कोण बनेगा, और इसको बढ़ाया जाए तो इसकी जगह में इसको बढ़ा दूं तो ये कोण बनेगा। तो याद रखें ये बाह्य कोण कहलाते हैं, ये बाह्य कोण कहलाते हैं, ये आपके बाह्य कोण कहलाते हैं, और ये आपके अंतः कोण कहलाते हैं। अंतः और बाह्य कोण का सम कितने डिग्री का होगा, याद रखेंगे तो 180 डिग्री का होगा। हमेशा याद रखेंगे किसी भी बहुभुज के
कोई भी बहुभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कोई बहुभुज हो, बाह्य और अंतः कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। आप देख सकते हैं एक मतलब एक सीधी रेखा बनती है, लीनियर एंगल बनता है। लीनियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ये बाह्य, तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण को सम करेंगे तो कितने डिग्री का बनेगा 360 का बनेगा। तो ये दो कंसेप्ट आप बिल्कुल फैक्ट के तौर पर याद रखेंगे कि किसी भी बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। लेकिन आपसे यही पूछ लिया कि सभी अंतः कोणों का योग बता दीजिए, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। कब? जब बहुभुज की बात कर रहा हो। अब याद कर सकते हैं, आप इनमें से निकाल के याद कर सकते हैं। लेकिन यदि वैसे ही आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने इसको बता दिया कि अंतः भाग का 180 होता है, टोटल भाग 360 होता है, तो इस प्रकार आप नहीं बता सकते। कब तक? जब तक कि प्रॉपर तरीके से आप उसके बारे में जानते ना हो कि वो कितने भुजा वाला है। आइए तो अब इनके बारे में कुछ हम कंसेप्ट और सीख लेते हैं और कैसे कैसे इनमें निकाला जाता है वो चीज़ें हम अब आपको बता देते हैं। तो यदि मान लीजिए यदि n भुजाओं वाले समबाहुभुज है, बहुभुज है, मतलब यदि n भुजाओं वाले समबाहुभुज है तो अब तो क्या मतलब हो गया? तो पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 1, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, कोणों का योग क्या होगा? तो याद रखेंगे n भुजा है, n क्या है? भुजाओं की संख्या है, जो भी भुजा होगी वो n होगी। तो यदि सभी अंतः कोणों का योग पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो सभी अंतः कोणों का योग निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस, एक मिनट थोड़ा सा, तो इसमें क्या करना होगा आपको कि n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, सभी अंतः कोणों का योग। जैसे मान के चलिए 5 है, कितना है? 5 है, 5 भुजा है, तो भुजा कितनी हो गई? 5। तो 5 n की जगह 5 रखेंगे, 5 में से 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, 3 में से गुणा हो जाएगा 180 का, तो 18 3 54 कितना हो जाएगा? 540। यदि 5 भुजा वाला रेगुलर पॉलीगोनियन बहुभुज है, पंचभुज है, तो उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? 540। यदि 6 वाला है तो कितना करेंगे? 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और गुणे 180 करेंगे तो 18 चौक 72 कितना हो जाएगा? 720। इस प्रकार आप किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं यदि आपको n की वैल्यू पता हो। n भुजा हो सकता है, याद रखेंगे n भुजा हो सकता है, n वर्टेक्स यानी शीर्ष हो सकता है और n कोण भी हो सकता है। यदि आप किसी भी सवाल में n की जगह आपको भुजा की जगह क्या दे दे? कोण दे दे, किसी एक कोण का मान इतना है, तो बताइए उसके प्रॉपर तरीके से कितने कोण बनेंगे। या आपसे बोल दे कि n जो है तो इतने शीर्ष हैं किसी भी त्रिभुज के, या किसी भी त्रिभुज नहीं बहुभुज के, किसी भी बहुभुज की इतने शीर्ष है, तो बताइए उसके कोणों का योग कितना होगा। तो n की जगह जो शीर्ष होता है उतनी भुजा होते हैं किसी भी बहुभुज में। अब देखिए कि जैसे मैंने ये षष्ठभुज बना दिया, मान के चलिए क्या बना दिया मैंने? षष्ठभुज। तो 1 2 3 4 5 6 शीर्ष हो गए। कोण देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कोण हो गए। भुजा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इसलिए आपको n की जगह वो कुछ भी चेंज करके दे दे, आपको n की वैल्यू पुट करके आप अपने सभी अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वेरिएशन करते हैं, यानी n भुजा की जगह वो क्या दे दे? n शीर्ष दे दे, किसी भी बहुभुज के इतने शीर्ष हैं। तो अब बताइए, तो n की जगह शीर्ष दे रखा हो या कि कोण दे रखा हो या कि भुजा दे रखा हो, आपको इसमें पुट करके अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी अंतः कोणों का योग के लिए क्या हो गया? n-2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ से आप सभी अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं।
यदि मान के चलिए इसी में आपसे एक अंतःकोण का योग, मान के चलिए सभी अंतःकोणों का योग दे रखा है, यानी सपोज दैट आपको दे रखा है 720, बोल दिया कि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है 720 है, तो एक कोण का मान बताइए, एक कोण का मान बताइए क्या होगा। तो एक कोण का मान निकालने के लिए डिवाइड बाई एन करेंगे, और डिवाइड बाई एन क्या है, एन ये दे रखेगा आपको, तो एन मान के चलिए आपको क्या दे रखा है, ये 720 किससे बना था 6 से, तो आप भाग कर रहे होंगे तो कितना आएगा तो 6 से बन जाए 6 और 6 2 जा 12 यानी 1, तो एक कोण कितने बनेगा 120 डिग्री कोण बनेगा। यदि इसी में आपसे भुजा पूछ लेता कितनी भुजाएं हैं, तो 12 भुजाएं हो जाती। क्लियर, ओ सॉरी भुजा नहीं निकलेगा, यहाँ से कितना कोण निकले, क्योंकि हम कोण का निकाल रहे हैं तो 120 डिग्री का, तो डिवाइड बाई एन कर रहे होंगे, यानी सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा इतना, और एक अंतःकोण का मान, एक अंतःकोण का मान यदि आपसे पूछ रखा हो एक अंतःकोण का मान, तो n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइड बाई एन कर देंगे, तो एक अंतःकोण का मान आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट नंबर 2, जैसा मैंने कहा कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ये आप याद रखेंगे क्योंकि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। इनमें से कोई एक दे रखा हो तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। तीसरा इसी में आपको याद रखना सभी बाह्य कोण का योग, सभी बाह्य कोण का योग, सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो याद रखेंगे 360, और एक बाह्य कोण का मान पूछे तो 360/n, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक बाह्य कोण का मान हो जाएगा। इसमें एक कंसेप्ट और बनता है विकर्णों की संख्या निकालने के लिए, कोई बहुभुज दे दे बोले कि इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो विकर्ण क्या लिखेंगे n इंटू n-3 डिवाइड बाई, तो यहाँ से आप विकर्ण निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके षष्ठभुज दे रखा है, क्या दे रखा है षष्ठभुज दे रखा है, यानी 6 भुजाओं वाला। अब 6 भुजाओं वाला बहुभुज है, उसमें पूछा जाए कितने विकर्ण बन सकते हैं, तो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे और अपने विकर्ण निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ से निकाल रखे होंगे 3 और डिवाइड कर रहे होंगे 2, तो यहाँ से सॉल्व हो रहा होगा तो कितना आ रहा है 6। तो विकर्ण भी कितने बन रहे होंगे 6, यानी 6 भुजाओं वाले बहुभुज में 6 ही विकर्ण बनते हैं। कितने विकर्ण बनते हैं 6, तो 6 गुणे 6 में से 3 गए 3, 2 भाग करेंगे 2 तिहाई 6, ओ सॉरी, तो ये 3 आएगा और 3 त्रिकाई 9, तो कितने विकर्ण आएंगे आपके 9। तो आई होप कि अब पूरे ये कंप्लीट हो गया हमारा पॉलीगॉन्स, यानी बहुभुज वाला भी हो गया और क्वाड्रिलेटरल वाला भी हो गया। अब आगे आज से हमारा ये कंप्लीट होता है, आगे अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद हम क्या बात करेंगे, सर्किल के बारे में बात करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, कहता है कि एक समअष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। माय डियर, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि समअष्टभुज यानी कितने बात कर रहा है, भुजा कितनी है इसकी, भुजा आपकी कितनी है टोटल, तो भुजा आपकी 8 है, यानी समअष्टभुज। अब प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि अंतःकोण निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके इसका अंतःकोण निकाल सकते हैं। लेकिन ये अंतःकोण कितना होता है माय डियर, टोटल अंतःकोण होता है। तो मैंने कहा डिवाइड बाय n कर देंगे तो एक अंतः यानी प्रत्येक मतलब एक अंतःकोण का मान निकल आएगा। n की वैल्यू 8 है, तो 8 में से 2 माइनस कर रहे होंगे 6 आएगा, 6 गुणे 180 कर रहे होंगे, और डिवाइड बाय n की वैल्यू 8 है तो 8 कर रहे होंगे। यहाँ से 4 से डिवाइड कर 2 से कर देंगे 4, 2 से कर देंगे 3, और आप जिससे 2 से कर रहे होंगे तो ये 2 से 90 आ रहा होगा, और 2 से कर रहे होंगे तो ये 45 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर रहे होंगे आप, तो इससे गुणा हो रहा है 5 × 15 और 3 × 4 12 13, तो कितने डिग्री कोण आ रहा है माय डियर, 135 डिग्री। यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ रहा है 135 डिग्री। आप क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से, और जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उस कंसेप्ट के आधार पर आप अपने आंसर को ला सकते हैं।
इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बहुभुज के सभी कोणों का योग इतना है। इस बार हमें दे रखा है, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री की वैल्यू इस बार हमें दे रखा है 140, यानी 1440 डिग्री, यानी 1440 डिग्री दे रखा है। कहता है उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का मतलब n की वैल्यू ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू कैसे होगी, बड़ा आसान है माय डियर। n-2 इक्वल्स टू 1440 डिवाइड बाई 180, और ये यहाँ सॉल्व हो जाएगा तो कर लेंगे 18 से ये चला जाएगा आपका, तो कितने बार जाएगा, 18 सत्ते 18 अट्ठे 8 बार चला जाएगा। 8 बार चला जाएगा, 8 64, 8 एकम 8 से 14, यानी कितने 8 बार, तो 8 बार जाएगा, यानी कितना आ गया माय डियर, तो कितना आ जाएगा 8, यानी n-2 इक्वल्स टू 8। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10। बस जो कंसेप्ट सिखाया है उसी कंसेप्ट पे आप वैल्यू पुट करिए, आंसर लाइए अपने आंसर, और वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे। और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है ABCD एक आयत है, एक आयत बना लेंगे हम, ये आयत हो गया। कहता है बिंदु O पर मिलते हैं विकर्ण है, ये विकर्ण नाम भी दे दीजिए A B C एंड D, और ये आपका विकर्ण हो गया। ये आपको दे रखा है 44 डिग्री, ये दे रखा है BOC, यानी BOC कितना दे रखा है 44। यदि ये 44 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा 44। ये कैसे, मैंने ट्रायंगल में पढ़ाया था, शीर्षाभिमुख कोण आपस में आप क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। साथ ही आप ये मानिए कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये जितने कोण का होगा ये भी उतने कोण का, क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहता है OAD कितने बार है, OAD ये कोण हमसे जानना चाह रहा है। तो माय डियर एक चीज़ समझिए कि ये जितना होगा उतना ये भी होगा। यदि मैं कहूँ ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। और ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल OAD, इन ट्रायंगल OAD में, क्लियर, OAD ले तो क्या होगा, यानी 2x प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो आप यहाँ 180 डिग्री रख सकते हैं। यहाँ से x बराबर करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 44 माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16, इन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 डिग्री। तो ये कितने एंगल का बन जाएगा माय डियर 68। बस आपको अपने कंसेप्ट पे फोकस रखना है, पूरे कंसेप्ट